हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैलकुलेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था जिसका ऑब्जेक्ट था टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप एक्सपेरिमेंट वहाँ से देख सकते हैं। और उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है N/10 नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, N/100 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो भी बोलते हैं, तो आगे हो सकता है मैं इसको हाइपो भी बोलूँ। इसी तरीके से N/10 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन और N/100 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। इसके साथ साथ हमें कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन चाहिए होता है। स्टार्च एज इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम। 10% KI सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ सॉलिड KI भी रिक्वायर्ड होगा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल्स जिनको कि हम डिजॉल्व करेंगे। क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट, और इसी तरीके से डिस्टिल वाटर एज सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम। और 4 आयोडीन फ्लास्क चाहिए हमें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है इसमें। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट के बाद इसका जो भी प्रोसीजर है, हमने कहाँ किसको कैसे यूज़ किया है, ये तो इसका प्रोसीजर वाला पोर्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शंस यूज़ होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो स्टैंडर्डाइजेशन हम जब सोडियम थायोसल्फेट का करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो इसका रीज़न है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जबकि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। हमेशा हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करना होता है ताकि उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन हमें पता चल जाए, नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी। तो यहाँ जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था सोडियम थायोसल्फेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो वहाँ जो रिएक्शन यूज़ होती है वो ये है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस और HCl की प्रेजेंस में KI और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब इनकी तीनों की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर क्रोमियम क्लोराइड फॉर्म होता है, KCl फॉर्म होता है, और जो आयोडीन है वो लिबरेट होती है। तो ये जो लिबरेट होती है आयोडीन, इसको हमें टाइट्रेट करना होता है सोडियम थायोसल्फेट से। तो ये जो लिबरेटेड आयोडीन है, इसको हम जब सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड बनता है और सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, इससे जो इसके लिए जो सोडियम थायोसल्फेट रिक्वायर्ड होता है वो उसका मतलब 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। एक आयोडीन मॉलिक्यूल के लिए 2 मॉलिक्यूल सोडियम थायोसल्फेट के रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसको हम आगे नॉर्मलाइज करेंगे इक्वेशन कैलकुलेशन के टाइम पर। इसके बाद हमें प्रोसीजर पूरा जो भी एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से किया है उसका पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सपेरिमेंट में बता रखा है, तो वो आपको वीडियो से पता लग जाए किस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोसीजर करना है। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन, हमने जो भी एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन की थी, तो उसे उस रीडिंग को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखा हुआ है। तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर के लिए यानी कि एक क्लोरोफॉर्म लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो जब हम आयोडीन को 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर दोनों सॉल्वेंट्स में हो सकता है कि उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो इक्वल ना हो। किसी एक सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी हाई हो सकती है आयोडीन की और दूसरे सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी लो हो सकती है। तो इसके बेसिस पे किस सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट का, जिसमें कि हम जिसको कि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि आयोडीन एक्वस लेयर में ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए हमने पूरा प्रोसीजर किया था। उसके बाद जो हमारी रीडिंग आई है, हमने 4 आयोडीन फ्लास्क लिए थे, उन फ्लास्क का हमने नंबर लिख लिया है। एक आयोडीन फ्लास्क, फर्स्ट जो आयोडीन फ्लास्क था उसमें हमने सैचुरेट सॉल्यूशन लिया था आयोडीन का क्लोरोफॉर्म में, तो हमने उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है। पहले फ्लास्क में हमने 30 ml लिया था, दूसरे फ्लास्क में 40 ml, तीसरे फ्लास्क में 50 ml और चौथे फ्लास्क में हमने 60 ml आयोडीन सॉल्यूशन लिया था इन क्लोरोफॉर्म सैचुरेट सॉल्यूशन। उसके बाद हमने उसमें 30 ml प्योर
क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट डाला था फर्स्ट फ्लास्क में, सेकंड में 20 ml प्योर क्लोरोफॉर्म डाला था, थर्ड में 10 ml प्योर क्लोरोफॉर्म डाला था और फोर्थ वाले में हमने क्लोरोफॉर्म नहीं ऐड किया था। इस तरीके से हमने चारों फ्लास्क का वॉल्यूम 60 ml मेकअप किया हुआ था। उसके बाद हमने दूसरा सॉल्वेंट भी इक्वली 60 ml चारों फ्लास्क में ऐड किया था। तो इस तरीके से टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हमारा आया था वो 120 ml था। अब जो भी हमारा 120 ml आया था उसमें से एक लेयर हमारी वाटर की है तो वाटर का 60 ml था और एक लेयर हमारी क्लोरोफॉर्म की थी तो क्लोरोफॉर्म का भी 60 ml था। तो वहाँ पर हम जो पहले ऑर्गेनिक लेयर के लिए जो हमने टाइट्रेशन करी थी उसके लिए हमने क्लोरोफॉर्म लेयर का 10 ml टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया था हर एक फ्लास्क से। फर्स्ट फ्लास्क के लिए हमने 10 ml लिया और हमने उसको हाइपो से टाइट्रेट किया तो उसके लिए जो रीडिंग आ रही थी वो 2.5 आ रही थी। जो सेकेंड फ्लास्क के लिए हमने टाइट्रेशन की तो उसके लिए रीडिंग 5 आई है, थर्ड फ्लास्क के लिए रीडिंग 5.5 आई है और फोर्थ फ्लास्क के लिए रीडिंग 6 आई है। इसके लिए फिर हमें फाइनली कंसंट्रेशन फाइंड आउट करी है, हमने मोलरिटी फाइंड आउट करी है, मोलरिटी ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर यानी कि क्लोरोफॉर्म लेयर। तो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है इसको हमने C1 से रिप्रेजेंट किया है ऑर्गेनिक लेयर के लिए और एक्वस लेयर के लिए हम इसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी मोलरिटी आ रही है क्लोरोफॉर्म लेयर के लिए वो फर्स्ट बॉटल के लिए 2.5 m/200 आई है, सेकेंड के लिए 5 m/200 आई है, थर्ड के लिए 5.5 m/200 आई है और फोर्थ के लिए 6 m/200 आई है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करके हमने फाइंड आउट किया है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है हमें वो बनानी है एक्वस लेयर के लिए। तो इसके लिए भी हमने अपनी चारों फ्लास्क का नंबर लिखा हुआ है। जो वॉल्यूम हमने एक्वस लेयर का यूज़ किया टाइट्रेशन में वो 10 ml चारों फ्लास्क के लिए यूज़ किया है और जो हमारा n/100, हाँ एक और चीज़, जो हम ऑर्गेनिक लेयर को टाइट्रेट करते हैं उसके लिए हम हाइपो की नॉर्मेलिटी 1/10 लेते हैं और जो हम एक्वस लेयर को टाइट्रेट करते हैं उसके लिए हम नॉर्मेलिटी n/100 लेते हैं हाइपो की। इसका रीज़न ये है कि जो अगर आप सॉल्वेबिलिटी देखेंगे तो आयोडीन की सॉल्वेबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाई होती है और एक्वस में कम होती है, तो इसीलिए हमने हाई कंसंट्रेशन का हाइपो उसको टाइट्रेट करने के लिए लिया है और लो कंसंट्रेशन का हाइपो हमने एक्वस लेयर को टाइट्रेट करने के लिए लिया है। जब हम पार्टीशन कोएफिशिएंट इसका फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्वेबिलिटी हाई किस में है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी रीडिंग आई है फर्स्ट फ्लास्क के लिए वो 0.4 आई है। तो 0.4 ml वॉल्यूम यूज़ हुआ है हाइपो का फर्स्ट फ्लास्क के लिए, सेकेंड के लिए 0.7 ml, थर्ड के लिए 0.8 ml और फोर्थ के लिए 1 ml। यहाँ हमें ये जो वैल्यू आ रही है इससे भी हमें डिफरेंस पता चल रहा है। वहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लास्क के लिए 2.5 ml हाइपो यूज़ हुआ था। तो हम इस तरीके से इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, मोलरिटी ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। तो उसके लिए हमने इसको C2 से रिप्रेजेंट किया है। जो वैल्यूज़ आई हैं 0.4 m/2000, 0.7 m/2000, 0.8 m/2000 और m/2000 आई हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, देखिए कैलकुलेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है पार्टीशन कोएफिशिएंट K = C1/C2। C1 मैंने बताया है, C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन क्लोरोफॉर्म लेयर और जो हमारा C2 है वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर, जो कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ टेबल में लिखी हुई थी। अब ये कैलकुलेशन कैसे करी है, देखिए फर्स्ट क्लास के लिए हमें N1V1 = N2V2 लगाना है। यहाँ पर N1V1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्गेनिक लेयर इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो और सोडियम थायोसल्फेट इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड। तो इस तरीके से हम इसको N1V1 = N2V2 कह सकते हैं। तो इस यहाँ से अगर हम नॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्गेनिक लेयर अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम N1 मान रहे हैं, जो किसके इक्वल होगा, N2V2/V1 के। तो यहाँ पर हमने ये लिख भी रखा है जो हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर, इसको हमने V1 माना है, ऑर्गेनिक हो या फिर एक्वस हो, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज होगा चाहे वो n/10 हो चाहे वो n/100 हो, उसको हमने V2 माना है। तो यहाँ पर हमारा V1 जो है वो 10 ml है दोनों ही कंडीशंस में, और जो V2 है वो हमारी रीडिंग है जो कि हमारी ऑर्गेनिक लेयर के लिए आई थी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऑर्गेनिक लेयर के लिए रीडिंग आई है ये फर्स्ट बॉटल के लिए 2.5 आई है, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 5.5 और फोर्थ के लिए 6 आई है। तो हम इसी रीडिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने यही रीडिंग यूज़ की है। देखिए फर्स्ट रीडिंग हमने ली है 2.5 जो V2 की
रीडिंग है वो है 2.5 और इसको लेकर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने अभी पीछे रिएक्शन लिखी थी, मैंने आपको बताया था कि जो आयोडीन है, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का 2 मॉलिक्यूल हाइपो के यूज करता है सैचुरेट होने के लिए, जिससे कि 2NaI प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। इसका मतलब है I2 इज इक्विवेलेंट टू 2Na2S2O3। इसका मतलब है 2 इक्विवेलेंट जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कंटेन्स हाफ ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ आयोडीन। तो जो भी आयोडीन का सॉल्यूशन होगा उसमें जो आयोडीन का मॉलिकुलर वेट होगा वो उसका हाफ करेंगे हम। तो यहाँ देखिए जो मोलरिटी ऑफ आयोडीन आएगी क्लोरोफॉर्म लेयर में, जिसको कि हम C1 कह रहे हैं, ये होगी जो हमने यहाँ पर अभी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट की है, इसमें हम m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई C1 की फर्स्ट बॉटल के लिए। इसी तरीके से जब हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे एक्वस लेयर में, तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 = N2V2। यहाँ पर N1 हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ एक्वस लेयर, V1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर, N2 हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो और V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे एक्वस लेयर की। तो जो नॉर्मेलिटी हमारी आएगी, हमने अभी रीडिंग आपको बताई थी, जो हमारी फर्स्ट बॉटल के लिए रीडिंग आई थी वो आई थी 0.4। तो हमने फर्स्ट बॉटल के लिए रीडिंग वही लगाई है यहाँ 0.4। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, हम इसमें क्या करेंगे, मॉलिकुलर वेट का हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4 m/2000। ये हमारा C2 आ जाएगा। इस तरीके से हम फर्स्ट बॉटल के लिए अगर पार्टीशन कोफिशिएंट को K1 मानते हैं तो ये हम C1/C2 से फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आ रही कैलकुलेशन करने के बाद में 62.5। इस तरीके से हमने फर्स्ट बॉटल के लिए कैलकुलेशन कर ली। इस तरीके से हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बॉटल के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए जब हम सेकेंड बॉटल के लिए सेम टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ भी हम N1V1 = N2V2 लगाएंगे ऑर्गेनिक लेयर के लिए, यानी कि क्लोरोफॉर्म लेयर के लिए। तो यहाँ हमारा जो N1 आ रहा है वो आ रहा है सेकेंड बॉटल की रीडिंग यूज करके 1/10 to 5/10। अगर हम इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं क्लोरीन की क्लोरोफॉर्म लेयर में, आयोडीन की क्लोरोफॉर्म लेयर में, जो कि C1 होगी, तो यहाँ पर हम n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मेलिटी में। ये हमारी वैल्यू 5 m/200 आएगी। इस तरीके से एक्वस लेयर के लिए हम सेकेंड बॉटल में फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी रीडिंग 0.7 आ रही थी। तो 0.7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 में, और यहाँ पर जब हम मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे आयोडीन की एक्वस लेयर में, यानी कि C2 फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 0.7 m/2000, जो कि हमने टेबल में मेंशन किया हुआ था। तो वो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने। अगर हम यहाँ पार्टीशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं सेकेंड बॉटल के, तो हम इसको K2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा C1/C2। जो हमारा C1 की वैल्यू है वो ये है, डिवाइड बाय C2 की वैल्यू। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है फाइनली यहाँ पर ये आ रही है 71.42। इस तरीके से जो हमारा फ्लास्क थर्ड है, फ्लास्क थर्ड के लिए भी हम सेम तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारी जो नॉर्मेलिटी आ रही है ऑर्गेनिक लेयर के लिए, यानी कि क्लोरोफॉर्म लेयर के लिए, वो आ रही है 1/10 × 5.5/10। अगर हम मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे C1, तो यहाँ पर हम m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मेलिटी में, तो ये हमारा 5.5 m/200 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्वस लेयर के लिए देखेंगे नॉर्मेलिटी, तो ये हमारी सेकंड रीडिंग थी हमारी एक्वस लेयर के लिए 0.8। तो हम 0.8 ले लेंगे V2 की वैल्यू, और हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर हम मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी C2, जो कि m/2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी इस नॉर्मेलिटी में। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.8 m/2000। अगर हम सेकेंड बॉटल का पार्टीशन कोफिशिएंट थर्ड बॉटल का पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, इसको हम K3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये C1/C2 है। इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 68.75। तो इसी तरीके से अगर हम फ्लास्क नंबर 4 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम N1V1 = N2V2 से कैलकुलेशन करेंगे ऑर्गेनिक लेयर के लिए। जो हमारी फोर्थ रीडिंग थी वो आ रही थी 6, तो हमने यहाँ 6 से लेकर कैलकुलेशन की है। अगर हम मोलरिटी निकालेंगे आयोडीन की क्लोरोफॉर्म लेयर में C1, तो यहाँ पर m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नॉर्मेलिटी में, तो वैल्यू आएगी 6 m/200। एक्वस लेयर के लिए सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो फोर्थ रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 1,
तो हम यहाँ 1/10 करेंगे और यहाँ मोलरिटी ऑफ आयोडीन अगर आप एक्वस लेयर यानी कि C2 निकालते हैं तो हम इस नॉर्मेलिटी में m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी m/2000। अगर हम पार्टीशन कोफिशिएंट फोर्थ बॉटल के लिए निकालते हैं तो उसको हम K4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है C1/C2 कर देंगे। फाइनली हमारी जो रीडिंग मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी K4 की वो आती है 60। तो हमें 4 पार्टीशन कोफिशिएंट की चारों बॉटल के लिए रीडिंग्स मिल गई हैं। फाइनली हमें इसका एवरेज लेना है। देखिए जो हमारी फर्स्ट क्लास था उसके लिए पार्टीशन कोफिशिएंट K1 हमारा 62.5 आया था। सेकेंड क्लास के लिए K2 71.42 आया था। थर्ड क्लास के लिए K3 68.75 आया था और फोर्थ क्लास के लिए K4 यानी कि 60 आया था। तो यहाँ पर जहाँ हम इसका एवरेज पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे K तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइड बाय 4। आप ये देख रहे होंगे कि हमने ऑर्गेनिक लेयर आयोडीन की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर में जितनी थी उसको हमने एक्वस लेयर से डिवाइड किया था तो वैल्यू ज़्यादा आई है। इसका मतलब है ये शो करता है कि जो आयोडीन है उसका डिसोल्यूशन क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा हुआ है यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर हम इसका एवरेज भी निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है एवरेज वैल्यू आ रही है 65.67। तो फाइनली हम रिजल्ट लिख देते हैं। जो हमारा रिजल्ट है उसमें हम लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म वाज 65.67 एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर पर ही इसको फाइंड आउट किया है। फाइनली इस तरीके से हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन है पार्टीशन कोफिशिएंट वाले एक्सपेरिमेंट की। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो आयोडीन के लिए हो और किसी क्लास में बेंजोइक एसिड के लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो किसी भी सॉल्यूट का हम किन्हीं 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में अगर पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको लिए नए कोई एक्सपेरिमेंट लेकर आएंगे हम। तो तब तक के लिए थैंक यू।